हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम इस जो वीडियो की श्रृंखला है इसमें हम लोग एनजीओ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये आप समझिए, जो एनजीओ मैनेजमेंट है वो एनजीओ मैनेजमेंट का मैनेजमेंट के तीन भाग हैं। पहले तो एनजीओ का निर्माण कैसे करते हैं, एनजीओ के प्रकार क्या होते हैं, एनजीओ का इतिहास क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ी। फिर दूसरा, जो एनजीओ जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने 2007 में एक नीति बनाई थी। उस नीति के बारे में हमने चर्चा की है। हालांकि ये नीति के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये नीति आप समझिए, सामान्यतः क्या होता है, यदि एक प्रश्न निबंधात्मक रूप में आएगा तो यह नीति या बाकी उसके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। परंतु एक एमसीक्यू बेस में, मतलब आप समझें कि यदि इस प्रकार से किया जाए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में हम लोग समझें तो उसमें प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम हो रही है और बहुत लोगों को कम समझ में आ रहा है। लेकिन आप समझिए, एक रीडिंग आपको करनी है। यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कम से कम आप तो पढ़े रहे होंगे पहले से, जिससे आप उस क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है। यह एनजीओ मैनेजमेंट के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने कल एक्ट पढ़ा था, मतलब नीति पढ़ी थी 2007 वाली। उसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है, उस पार्ट में जो एनजीओ यदि आपने बना ली, एनजीओ का फंक्शन कैसे करेंगे, एनजीओ में यदि मुख्य रूप से यदि वित्तीय स्रोत नहीं है। जैसे एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि क्या है, वित्त एक मानव शरीर के जिस प्रकार लहू के समान होता है, उस प्रकार से किसी संस्था में भी एक लहू के समान होता है। मतलब बिना उसके उस संस्था का संचालन, जिस प्रकार से रक्त के बिना शरीर चलना मुश्किल होता है, ठीक उसी प्रकार से एक संगठन का संचालन तभी संभव है जब उसमें वित्तीय स्रोत होंगे, वित्त होगा। ठीक है। तो इसलिए ये तीसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस तीसरे पॉइंट से संभवतः जो हमारा अनुमान है, अधिकतम प्रश्न आने की संभावना है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से आप इस तीसरे पार्ट को देखिएगा, समझिएगा और वेरी शॉर्ट नोट बनाइएगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यदि किसी को एमसीक्यू सॉल्व करना है, किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो वो हमें पर्सनल रूप से एक मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप में या ग्रुप में या टेलीग्राम में, जैसा भी उसको उचित लगे वो कर सकता है। और प्लीज़ आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अभी तक कुछ डेट का क्लियर नहीं है कि 14 नवंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, संभावना उसकी कम है। हालांकि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो हमें संभावना लग रही है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी आप इस तीसरे टॉपिक पर बहुत ध्यान से आप सुनिए, बहुत ध्यान समझिए और बहुत ध्यान से इसमें कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं आगे के लिए। देखिए, एनजीओ कई तरीकों से फंडिंग जुटा सकते हैं। सरकारी व प्राइवेट कंपनियां एनजीओ को ग्रांट दे सकती हैं, यहाँ तक कि पीएसयू पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होती है और कॉरपोरेट्स अपने सीएसआर फंड का इस्तेमाल एनजीओ के जरिए करवा सकती हैं। एक्चुअली आप समझ रहे हैं, ये सीएसआर आपके सामने आ रहा होगा, ये पीएसयू आ रहा होगा, ये एक्चुअली है क्या। देखिए, पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सर्वेक्ट, वो जो सेक्टर होता है वहाँ की कुछ कंपनियाँ होती हैं, सेक्टर होते हैं, क्षेत्र होते हैं। जैसे आप समझिए कि या तो कोई भी सेक्टर प्राइवेट होगा, निजी क्षेत्र में होगा, या सरकारी होगा, या सार्वजनिक क्षेत्र यानी पीएसयू कहलाता है, जो भारत सरकार के अंडर में ही आते हैं। उनमें थोड़ा नियंत्रण कम होता है लेकिन नियंत्रण होता है। तो एक सार्वजनिक क्षेत्र में जो संस्थान आएंगे वो पीएसयू कहलाएंगे। जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक मोस्टली इसी में ही आते हैं। ठीक है। अब रही बात सीएसआर। एक्चुअली सीएसआर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण तरीका है वित्तीय स्रोत जुटाने के लिए। देखिए, जो सरकार के काम है, वो सरकारी काम क्या होते हैं, एक कल्याणकारी राज्य में होता है कि जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों की हेल्प करना, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कल्याणकारी नीतियाँ बनाना, उनको लागू करना, ये सब काम किसका है, ये सरकार का है। लेकिन सरकार के पास क्या है, संसाधन, और जो मानवीय संसाधन विशेषकर पे कहें तो बहुत कम है। और उसके आधार पर सरकार के पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके आधार पर वो करना तो चाहती है, लेकिन उनके पास हैंड्स ना होने के कारण वह काम नहीं कर पा रही है। तो इसलिए क्या होता है, एक जो
जो स्वैच्छिक संस्थाएं होती हैं वो सरकार के कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का ही निर्माण करती हैं और सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर ही, परंतु सरकारी नियंत्रण में नहीं होती। उनका खुद का प्रबंधन होता है, खुद का तरीका होता है, खुद का रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर ही काम करती हैं। तो वो होती है शैक्षिक स्वैच्छिक संस्थाएं। और जो ये स्वैच्छिक संस्थाएं होती हैं, इन संस्थाओं को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमने आपको कहा वित्त होता है। अब ये वित्त क्या होता है, मैंने यदि साफ शब्दों में कहें या सामान्य शब्दों में इसके कहें तो उनके पास जो पैसे आएंगे वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये तो पहले ही हम लोगों ने समझ लिया है कि जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वह किसी भी प्रकार के लाभ को नहीं लेती हैं, ना ही उनके संचालक लोग उस लाभ को ले सकते हैं, ना ही अपने ऊपर लाभ के आधार पर खर्च कर सकते हैं। तो आप समझिए, जब ऐसी कोई संस्था होगी जिसमें लाभ आप नहीं ले सकते हैं, तो क्या बताइए ऐसे बहुत लोग क्या सामने आएंगे। जब हम लाभ भी नहीं ले सकते हैं, हमको वित्त नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे। तो उस संस्थाओं को या तो कोई चलाएगा नहीं, या चलाएगा तो थोड़े समय बाद वह क्या करेगा, उस संस्था को छोड़ देगा। लेकिन आज भी एक मानसिकता बनी हुई है कि एनजीओ बनाना मतलब पैसे बहुत सारे सरकार से लेना और अपने जेब में डालना। कहने का तात्पर्य ये है, जो एनजीओज होती हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। यदि ईमानदारी से आप उसको करेंगे तो वह एक सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति बेहतर तरीके से हो सकेगी। अब देखिए, जो ये एनजीओज हैं, इन एनजीओज में पैसा आने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से 3 या 4 बहुत अति महत्वपूर्ण हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है। एक्चुअली जो भारत सरकार द्वारा आर्थिक जो ग्रांट होती है पाने की इच्छुक सभी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो एनजीओज होते हैं, वो क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के वेबसाइट पे अपना पंजीयन कराना होगा। एनजीओ दर्पण भी एक पोर्टल होता है जहां पर वो अपने पंजीयन करा के अपनी योजनाओं के आधार पर ग्रांट ले सकते हैं। भारत सरकार ही ग्रांट देता है, राज्य सरकार ही ग्रांट देता है, देते वही हैं, लेकिन क्या होता है उस पर नियंत्रण थोड़ा सा कम देखा जाता है, इसलिए। ठीक है। तो इसके आधार पर आप समझिए, जो ग्रांट होता है वो ग्रांट बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे कोई भी एनजीओ अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं पैसे आने के। सबसे महत्वपूर्ण और बहुत सारे स्रोतों में से है, पहले तो ये है कि सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है, ग्रांट मिलती है। और दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है सीएसआर। तीसरा महत्वपूर्ण है आपका आयकर के द्वारा, जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई करता है उसमें से कुछ हिस्सा आयकर में देना होता है, एक सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर। तो उसमें क्या होता है, जब वो व्यक्ति देता है तो उसमें यदि एक लिमिट तक तो आपकी आय में कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उस लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो सरकार ने कुछ संभवतः 10% का एक रखा हुआ है। फिर एक लिमिट पहुंचती है तो फिर आय का आपको 20% होता है। फिर एक लिमिट पहुंचती है तो आय का 30% तक होता है, और 30% के अराउंड करीब करीब एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। यदि आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो 1/3 आपको सरकार को पे करना होगा। लेकिन यदि आप किसी एनजीओ या संस्थान को दान करते हैं तो उन संस्थान को दान किए हुए धन पर आपको किसी भी प्रकार का आयकर दे नहीं होगा। इसी कारण से सरकार ने इसको उत्साहित करने के लिए इस प्रक्रिया को उन्होंने बहुत सारी छूटें दी है। बहुत सारी संस्थान ऐसी जिसमें पूरे के पूरे आप देंगे तो पूरी की पूरी छूट मिलेगी। कुछ संस्थान में ऐसे हैं जहां पर आप देंगे तो उसमें जितना देंगे उसमें 50% की छूट मिलेगी। तो सब में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं ये, लेकिन इससे प्रोत्साहन होता है कि ऐसी संस्थाओं में वो दान कर सकें। ठीक है। और बहुत सारी ये संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहायता प्राप्त करती हैं। तो इन सब को हम लोग चलो बहुत विस्तार से और प्रयास ऐसा करते हैं जिससे क्या होगा, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझ में आए। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से नोट डाउन करिए, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके इस पूरे यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना इन टॉपिक से ही है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले सीएसआर।
एक्चुअली जो सीएसआर है वो सीएसआर को आप यदि फुल फॉर्म देखें तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कॉर्पोरेट क्या होते हैं, उद्योग। वह जो उद्योग होते हैं बड़े बड़े, उन उद्योगों की सामाजिक जो उत्तरदायित्व होते हैं, उसके आधार पर इसका नाम दिया है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली इसमें होता क्या क्या है, इसमें ये होता है कि इस राशि का एक निश्चित अवधि में खर्च नहीं करेगी। मतलब यदि एक निश्चित राशि होगी, वो राशि कितनी होगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस राशि को यदि सरकार मतलब एक निश्चित अवधि पर खर्च नहीं करेगी तो राशि स्वतः केंद्र सरकार के एक विशेष खाते में चली जाएगी। क्या क्या है, पहले आगे समझते हैं सीएसआर है क्या। सीएसआर से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज और पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। मतलब कहीं ना कहीं एक नैतिक दायित्व के आधार पर सरकार ने इस सीएसआर कॉन्सेप्ट को शुरू किया हुआ है। क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं, देखिए कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के बाद 2014 में भारत सीएसआर को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। समझिए इस चीज़ को, सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट है हालांकि पूरे विश्व में है, हर देश अपनाए हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अनिवार्य करने वाला जो देश है वह भारत पहला बन गया है। सीएसआर की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। जो भी कंट्रोल होते हैं, जो भी इसमें क्या ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या तरीके हैं, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं 135 की धारा के तहत। ठीक है, अब इसमें क्या है, सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है। देखिए सब कंपनियों पर सीएसआर लागू नहीं होगा, केवल उन कंपनियों पर लागू हो जो हम आगे बता रहे हैं, जिनका निवल मूल्य, टोटल निवल मूल्य क्या होगा, नेट वर्थ क्या होगा उनका, 500 करोड़ से अधिक हो। मतलब उसका निवल मूल्य 500 करोड़ से अधिक हो, अथवा कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो। मतलब टोटल टर्नओवर कितना हो, 1000 करोड़ से अधिक हो, अथवा उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। ध्यान दीजिएगा इसका, 5 करोड़ से यदि अधिक हो शुद्ध लाभ, तो इन तीनों ही स्थितियों में वह सीएसआर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब ये है जो सीएसआर है, वो सीएसआर में एक्चुअली आप समझिए कि सीएसआर काउंट कैसे करते हैं। 3 कंडीशन तो क्लियर हो गई, यदि कोई उद्योग है, उसका उद्योग में इस कंडीशंस आती हैं, इस कंडीशन के आधार पर वो सीएसआर के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये क्लियर हो गया कि उनका 500 करोड़ का क्या होगा, उनका 500 करोड़ का निवल मूल्य होगा, 1000 से अधिक का टर्नओवर होगा, या 5 करोड़ से अधिक का उसका मुनाफा होगा। तो इस कंडीशन में उसको सीएसआर देना होगा। और सीएसआर देते कैसे हैं, कितना देते हैं, सीएसआर देने का जो तरीका है उसमें यदि उपरोक्त जो परिभाषा है उसके आधार पर वह कंपनी आती है तो अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का औसत का 2% निम्नलिखित गतिविधियों पर खर्च करना होगा। ध्यान दीजिए, 3 वर्षों का औसत, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक कंपनी है, उस कंपनी का तीसरे पेज मतलब 1 साल मुनाफा उसका समझिए 5 करोड़ होता है। 5 करोड़ नहीं, चलिए 5 लाख मान लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरे जो उसके पहले उसका मुनाफा मान लीजिए 8 लाख हुआ, और उसके पहले मुनाफा मान के चलें 7 लाख रुपए हुआ। तो 8 5 13 और 7 कितना हो गया, 20। अब 20 का औसत मतलब 3 साल का है, इसका औसत निकालेंगे तो करीब में कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 7 लाख से थोड़ा कम होगा। तो उसका 2%
जितना भी एवरेज निकलेगा, औसत निकलेगा, उन औसत का क्या करेंगे, वो तिहाई कर देंगे, ओ सॉरी 2% कर देंगे, वो 2% का और ही यह CSR में खर्च करना। क्लियर हुआ आपको? पहले तो ये जो भी उनका 500 क्या होगा, उनका निवल मूल्य होना चाहिए, ध्यान दीजिए आपका। दूसरा क्या है, 1000 से अधिक टर्नओवर होना चाहिए और उनका 5 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसे यदि ऐसा होता है तो लास्ट 3 इयर्स का जितना भी प्रॉफिट होगा उनका 3 साल का एवरेज निकालेंगे, जो भी एवरेज आएगा उसमें 2% उनको CSR में खर्च करना पड़ेगा। एक्चुअल CSR में खर्च करना क्या पड़ता है, क्या चीज़ें हैं भाई? स्वाभाविक है, हम अपने मुनाफे का तो मुनाफा ही कमाएंगे, हम फैक्ट्री बढ़ाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, वो बिल्कुल कीजिए, लेकिन 2% आपको समाज के कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। कैसे कल्याण हो सकते हैं, देखिए ये उदाहरण है मात्र। गरीबी व भूख का उन्मूलन, शिक्षा का प्रचार प्रसार, लिंग समानता व नारी का उनको सशक्त बनाना, पर्यावरण संरक्षण, शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में सुधार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति जनजाति महिला अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत के लिए केंद्र या सरकार द्वारा गठित किसी कोष में योगदान आदि। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि समाज को विकसित करने के लिए, समाज की बुराइयां, सामाजिक कमियां, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए वो प्रयास करेंगे, चाहे वो कुछ भी करें, और उसको उन्होंने दिखाना पड़ेगा कि हमने 1 साल में इतना पैसा हमें खर्च करना चाहिए था और हमने इसमें देखिए इतना खर्च कर दिया। तो वो उनको दिखाना कंपलसरी हो। यदि कोई ऐसी कंपनी नहीं करती है तो क्या जो एक संशोधन हुआ विधेयक में, अपने आप उनकी 2% राशि सीधे सरकार के पास पहुंच जाएगी, जैसे क्लीन गंगा या इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उसे पहुंच जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? प्लीज यदि क्लियर हो गया होगा तो आप जरूर से हमें एक बार मैसेज कीजिएगा, और यदि आप क्लियर नहीं हुआ होगा, कुछ दिक्कत होगी तो भी मैसेज कीजिएगा, जिससे हमें समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे क्या है, FCRA। ये FCRA क्या है? देखिए पहला तरीका तो हमने बताया कि ये CSR के थ्रू आ गया। दूसरा तरीका क्या है, ये FCRA माने इसका मतलब ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मतलब यदि आप विदेश से लेना चाहते हैं कोई धन सहायता या कुछ भी हो, तो उस FCRA के तहत ही आपको वह कार्य करना पड़ेगा। कैसे? यदि 25,000 से अधिक की रकम होती है, उस कंडीशन में क्या है, यदि 25,000 से अधिक की रकम यदि आप विदेश से आप प्राप्त कर रहे हैं, ले रहे हैं, उपहार स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको यह FCRA विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, इसके तहत आपको 2010 के तहत ही आप अंशदान ले सकेंगे। क्लियर हुआ आपको? ये हो गया दूसरा तरीका। इसमें क्या होता है, किसी विदेशी नागरिक या संस्था द्वारा भारत में किसी NGO या अन्य संस्थाओं को दिए गए अंशदान को विनियमित करने, एक मिनट, ठीक है, किसी विदेशी नागरिक या संस्था द्वारा भारत में किसी NGO या अन्य संस्थाओं को दिए गए अंशदान को विनियमित करने के लिए वर्ष 1976 में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लागू कब किया गया था? 1976 में। वर्ष 2010 में इस अधिनियम में बड़े पैमाने पे सुधार किए गए। भारत में कार्यरत NGOs को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए FCRA के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। इस अधिनियम के तहत NGOs का FCRA लाइसेंस 5 वर्ष के लिए वैध होता है। मतलब यदि कोई एक बार लाइसेंस बनवा लेगा तो 5 साल तक वो कर सकता है काम, फिर उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। फिर उसका होता है FCRA के तहत पंजीकरण के बगैर कोई भी NGO अन्य संस्थान 25,000 से अधिक की आर्थिक सहायता या कोई अन्य विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समझ गए? आ गया आप? क्लियर हो गया ना FCRA क्या है, कैसे काम करता है? मतलब फॉरेन से हमको कोई भी अंशदान लेना है तो हमको ये पंजीयन कराना पड़ेगा एक संस्था को। अब ATG क्या है? तीसरा पॉइंट आ गया ATG।
80G प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य अधिक दाताओं एवं ऐसे संगठनों को आगे आने वाले दान को प्रोत्साहित करना है। 80G और एनजीओ पंजीकरण वाले संस्थानों को दान देने से एक दाता को जो लाभ होता है वह है कि उसे अपने दान के 50% तक की छूट मिलती है। कुछ में 100% मिलती है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। दानकर्ता को अपनी कुल आय से इन दान को काटने की अनुमति, मतलब कहने का मतलब ये कि कटौती इसमें आराम से मिल सकती है, छूट मिल सकती है यदि वो दान करता है। सामाजिक हित के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दान देकर आप 80G के तहत टैक्स में छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। मतलब टैक्स में छूट मिलेगी तभी तो कोई देगा, नहीं तो ऐसे क्यों देगा। 80G क्या है? इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत कोई भी शख्स HUF मतलब हिंदू अनडिवाइड फैमिली या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, उसके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। कितनी छूट मिलेगी आपको? देखिए क्या होता है, कुल आमदनी के अधिकतम 10% रकम को दान करने पर ही मिलता है। मान लीजिए आपकी सालाना आय 5 लाख है तो आपसे 50,000 रुपये ही दान कर टैक्स में छूट ले सकते हैं। अगर दान 10% ज़्यादा होता है तो भी सेक्शन G 80G के तहत टैक्स में छूट 10% रकम पर ही मिलेगी। मतलब 10% रकम पर ही आपको छूट मिले। हालांकि कुछ संस्थाओं को दान देने पर 10% की समय सीमा नहीं है। डोनेशन से मिलने वाली छूट भी प्रतिशत के मुताबिक होती है। कुछ मामलों में 50% टैक्स की छूट मिलती है तो कुछ मामलों में 100% तक मिलती है। देखिए अब हम जो पढ़ेंगे, किसी में 100 किसी में 50 क्या है वो हम समझते हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं। कौन कौन संस्थाएं हैं वो समझते हैं जिसमें 100% छूट मिलती है। कौन कौन सी हैं? PM रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, PM अर्थक्वेक रिलीफ फंड, राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र, जिला साक्षरता समिति। ये जो आप देखेंगे, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, इन सब में आपको 100 जितना आप दान देंगे वो पूरे की पूरी तरह वो छूट होगा। कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां पर क्या होगे, जहां पर रकम 50% की ही छूट मिलेगी। वो क्या क्या है? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये सब आपको जो हमने बताए हैं इसमें छूट कितनी मिलेगी, संस्थान से पैसा क्या आएगा, ये सब आप इसको ध्यान से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनजीओ के नाम। कुछ एनजीओज भारत में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ टॉप की एनजीओ हैं। कभी कभी एग्जाम में वो एनजीओ के बारे में भी थोड़ा सा पूछ लेगा, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ टॉप 10 एनजीओ के बारे में समझ लेते हैं क्या है। जैसे मुस्कान फाउंडेशन। मुस्कान फाउंडेशन क्या है? स्माइल फाउंडेशन या मुस्कान फाउंडेशन नई दिल्ली भारत में स्थित एक गैर सरकारी संगठन जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका काम क्या है? इसका काम जो वंचितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना था, उनके विकास कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों और महिलाओं के लिए आजीविका संसाधनों की कमी से समान रूप से प्रभावित होने का प्रावधान शामिल है। मतलब कहने का मतलब ये कि स्माइल फाउंडेशन ये है कि यदि कोई शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई ऐसा है जिसपे जो वंचित रह रहा है, उस वंचित ग्रुपों को यह कार्य करते हैं और एक उन चेहरे में स्माइल लाते हैं, इसे इसका नाम स्माइल फाउंडेशन भी रखा गया है। नन्ही कली क्या है? इसका 1996 में आनंद महिंद्रा द्वारा इसका स्थापना की गई थी। और इसका क्या, वंचित लड़कियों जो समाज में वंचित हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए भी यह फंड है। ठीक है, और नहीं सॉरी, ये एनजीओ है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद है गिव इंडिया फाउंडेशन। गिव इंडिया फाउंडेशन भी एक एनजीओ है और ये क्या है, ये ऑनलाइन तरीके से आप दान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों को चैनल और संसाधन प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें
गूंज। गूंज का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे जो पुराने कपड़े हैं वो लेकर ये दान करती है। टीवी में कई बार दिखाया है, कभी ध्यान आपने दिया होगा तो शायद। ठीक है, गूंज क्या दिल्ली में स्थापित एक संस्थान है और यह 2015 यह सॉरी 1999 में एक अंशु गुप्ता ने इनकी स्थापना की थी। 2015 में इस संस्थान को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इसका काम क्या है, ये कपड़ों की बुनियाद है, मतलब कुल मिलाकर बच्चों को कपड़ा दान करने का काम ये करते हैं। कि कैसे करती हैं पता है आपको? ये पुराने कपड़े ले लेती हैं ये संस्था, फिर इनको पुराने कपड़े का मतलब पुराने बस फटे नहीं, पुराने कपड़े पुराने कपड़ों को बकायदे इनको अच्छे से धुलते हैं। बहुत बड़ी संस्था, अंदर इनके पास संसाधन है, धुलते हैं, फिर उसको बकायदे प्रेस करके बहुत अच्छे से नए की तरह करके फिर वो उन बच्चों को दान देते हैं। अब ये हेल्पेज इंडिया क्या है? हेल्पेज इंडिया एक भारतीय संगठन है जो क्या करते हैं, ये जो बड़ों की चिंताओं पर केंद्रित है, मतलब कहीं ना कहीं यह एक बुजुर्गों पर केंद्रित होते हैं। ये 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्राई। क्राई क्या है? बाल अधिकार और आप, इसका है। ये क्या है? ये एक संस्थान है, इसमें क्या है, समानता, न्याय, सम्मान आदि का वादा करके समाज के निर्माण के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए यह कार्य करता है। फिर क्या है, इसका बहुत सारे कार्य हैं। फिर नेक्स्ट है केयर इंडिया। केयर इंडिया क्या है? ये 68 वर्ष से काम कर रहा है। इसमें क्या है, इसमें गरीबी और सामाजिक अन्याय को कम करने पर ध्यान केंद्रित यह संस्थान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन आपने खूब सुना होगा कि बच्चों, जो गरीब बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो घर से बेघर होते हैं या कहीं भी लावारिस मिल जाते हैं, उन बच्चों के लिए यह चाइल्ड लाइन किया गया है। इसने एक फ़ोन नंबर जारी किया करता है, वो देखो 1098। ध्यान दीजिए, इसको याद करने का तरीका होता है 1098। ध्यान से समझिए, देखिए लिखा है ना 1098, तो 10 फिर 9 फिर 8, इसको याद करेंगे आप तो ये चाइल्ड लाइन के रूप में यह आप इसको याद कर सकते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट है सम्मान फाउंडेशन। ये सम्मान फाउंडेशन क्या है? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और ये क्या करते हैं, यह स्वास्थ्य और आजीविका में व्यापक कार्य सहित कई जमीनी पहलुओं पर ये का माध्यम से सामुदायिक सेवा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 10 प्रथम। प्रथम क्या है? प्रथम एक ऐसी संस्थान है जो बच्चों की शिक्षा के विषय में लगे रहते हैं कि जो बच्चे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं, सही में एजुकेशन हो रही है। यह हर साल अपनी एक रिपोर्ट फाइल करते हैं जो रिसर्च बेस पे होती है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और यह क्या है, स्कूल में हर बच्चा और अच्छी तरह से सीख रहा है, यह इसका कार्य क्षेत्र है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका एनजीओ मैनेजमेंट का पूरा तीनों के तीनों पॉइंट्स। प्लीज़ आप लोग इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो या अच्छा भी आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है, आप ग्रुप लिंक है, आप अपनी तरीके से जो भी आपको क्वायरीज हों प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और जिनको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो वह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, उसमें एक टेस्ट फ्री भी है, तो यदि आप चाहें तो वो फ्री टेस्ट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग।